ये है स्टोरीज और आज हम आपको सुनाएंगे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की बुक समरी। एक आदमी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। वो अपने कोई भी काम को टाइम पे नहीं कर पाता था। फिर उसने एक प्रोसेस शुरू किया। उसने अपने रेगुलर डेली टास्क की लिस्ट बनानी शुरू की। वो अपने हर काम के बारे में पॉजिटिव लिखने लगा। जैसे अपनी ईमेल्स के बारे में उसने लिखा कि उसे इंपॉर्टेंट ईमेल्स मिले। बिल्स पे करने को लिखा कि वो टाइम पर अपने बिल्स पे करे। अपने आप को सभी टास्क कंप्लीट करते हुए विजुलाइज करने लगा। वो डिसीजंस लेने और चीजों को बेटर तरीके से करने में भी काफी एक्सपर्ट हो चुका था। इस आदमी की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से अपने रेगुलर टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। पिछले पार्ट में आपने जो सुना, मैं उसे एक बार समराइज कर देता हूँ। पिछले पार्ट में हमने बात की थी कि किस तरह से हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे इम्पैक्ट डालता है। मर्फी ये क्लेम करते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इम्पर्सनल है, क्योंकि ये आपकी हैबिचुअल थॉट्स को बिना किसी क्वेश्चन के इनएक्टिवली एक्सेप्ट कर लेता है। इन अदर वर्ड्स, ये आपके किसी भी अवेयर थॉट का कोई जजमेंट नहीं करता है। आप अपने कॉन्शियस माइंड में जो भी थॉट्स सोचते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में छन कर आते हैं और आपके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। जितना ज्यादा बार आप कुछ सोचते हैं उतना ही डीप इम्पैक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ता है। अकॉर्डिंग टू मर्फी, जिस तरह से आपके कॉन्शियस थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड पर इम्पैक्ट डालते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं, वो आपके पर्सनैलिटी के गुणों और आप अपने जीवन के एक्सपीरियंस पर कैसे रिएक्शन देते हैं इसको डिसाइड करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके हैबिचुअल थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को अपने इकट्ठे किए हुए सभी थॉट्स, इमोशंस और एक्सपीरियंस के बीच में कनेक्शन और शॉर्टकट बनाने के लिए ट्रेंड किए गए हैं। मर्फी ये भी क्लेम करते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हैबिचुअल थॉट्स के बेसिस पर आपके ओवर आर्चिंग बिलीव्स के बारे में कंक्लूजन निकालता है। इसके बाद आपने जो इसको इन्फॉर्मेशन दी है उनको लिस्ट आउट करता है और ऑटोमेटिकली इन पर डिपेंड हो जाता है। चलिए पार्ट 2 पर लौटते हैं। इसमें हम बात करेंगे चैप्टर 3 से, आपके सबकॉन्शियस माइंड की मैजिकल पावर। आपके सबकॉन्शियस माइंड की मैजिकल पावर इनक्रेडिबल और अनलिमिटेड है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इंस्पायर करता है और रास्ता दिखाता है। ये मेमोरीज का एक कलेक्शन होता है जहां पर आपको बहुत सारी तस्वीरें दिखती हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके दिल की धड़कन, आपका ब्लड फ्लो, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है, क्योंकि आप चाहकर भी ब्लड फ्लो को आपकी बॉडी के अंदर कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जो खाना खाते हैं उससे कैसे एनर्जी बनेगी, कैसे टिश्यू बनेंगे, कैसे मसल्स बनेंगी, बोन, ब्लड कैसे बनेगा, वो सब चीजें सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। ये प्रोसेस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट आदमी की समझ से भी बाहर है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बॉडी की इन सारी इंपॉर्टेंट प्रोसेस और इन सारे कामों को कंट्रोल करता है। दूसरा बड़ा फैक्ट है, सबकॉन्शियस माइंड कभी भी सोता नहीं है, कभी आराम नहीं करता है। ये हमेशा काम करता रहता है, यहाँ तक कि अगर आप सोए हुए हैं तब भी ये काम करता है। हिस्ट्री के महान लोगों ने इस सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके ही बहुत सारे ट्रूथ्स को जाना है। जैसे शेक्सपियर ने उन सच्चाइयों को जाना और एक्सप्रेस किया जो उनके टाइम के आम आदमी को पता नहीं थी। सबकॉन्शियस माइंड की बदौलत ही यूनानी स्कल्पचर फिडियस ने मार्बल और कांसे से बहुत अच्छी मूर्तियां बनाने की कला को डेवलप किया। ऐसे ही ग्रेट इतालवी आर्टिस्ट रैफेल को उनकी एटर्नल आर्टवर्क मैडोना बनाने और ग्रेट जर्मन म्यूजिशियन बीथोवन को उनकी सिम्फनी की क्रिएशन में हेल्प की। राइटर बताते हैं कि कुछ साल पहले जब उन्हें भारत में ऋषिकेश की योगा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में स्पीच देने के लिए इनवाइट किया गया, तो वहां बंबई के एक सर्जन ने उनसे बातचीत की। उन सर्जन ने एक डॉक्टर जेम्स एस्डेल की कहानी सुनाई। एस्डेल एक स्कॉटिश सर्जन थे जिन्होंने 1840 के डेकेड में बंगाल में काम किया था। उस जमाने में बेहोश करने के लिए ईथर या केमिकल एनेस्थीसिया की जगह दूसरे मॉडर्न तरीकों का इस्तेमाल नहीं होता था। बहरहाल 1843 और 1846 के बीच डॉक्टर एस्डेल ने सभी तरह के कुल मिलाकर 400 बड़े ऑपरेशन किए। इनमें आंख, कान और गले के ऑपरेशनों के अलावा बॉडी पार्ट काटने, ट्यूमर हटाने और कैंसर की गांठ हटाने के ऑपरेशन भी शामिल थे। इन सभी ऑपरेशनों में सिर्फ मेंटल एनेस्थीसिया ही दिया गया। पेशेंट्स का कहना था कि उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ और ऑपरेशन के दौरान उनमें से किसी की भी डेथ नहीं हुई।
सरप्राइज की बात यह है कि ऑपरेशन के बाद भी एसडेल के बहुत कम मरीज की डेथ हुई। ये उस वक्त की बात थी जब लुई पास्चर और जोसेफ लिस्टर ने यह प्रूव नहीं किया था कि इन्फेक्शन बैक्टीरिया से फैलता है। किसी को भी यह रियलाइज नहीं था कि ऑपरेशन के बाद होने वाले इन्फेक्शन इन्फेक्टेड टूल्स और डेंजरस जर्म्स की वजह से होते हैं। जब एसडेल अपने पेशेंट्स को हिप्नोटिज्म की कंडीशन में यह सुझाव देते थे कि उन्हें कोई इन्फेक्शन या सेप्टिक नहीं होगा, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड इस एडवाइस पर रिएक्शन करते थे। वो इन्फेक्शन के लाइफ थ्रेटनिंग खतरों से लड़ने के प्रोसेस को शुरू कर देते थे। जरा इस बारे में सोचें, 150 साल पहले इस स्कॉटिश सर्जन ने यह खोज लिया था कि सबकॉन्शियस माइंड की मैजिकल पावर का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस बात पर सरप्राइज होना या उस पर कोई श्रद्धा रखना स्वाभाविक है। जिन पावर्स ने डॉक्टर एसडेल को इंस्पायर किया और उनके पेशेंट्स को मौत से बचाया, उनका बेनिफिट हम भी ले सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको टाइम और जगह के बॉन्डेज से परे कर सकता है। यह आपको हर पेन और दुख से मुक्त करता है। यह आपको सारी प्रॉब्लम्स के आंसर्स दे सकता है, चाहे वे जो भी हों। ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको सबकॉन्शियस माइंड की मैजिकल पावर्स में यकीन दिलवाएंगे और आपकी लाइफ में खुशी देंगे। राइटर अपनी लाइफ से एक पर्सनल इंसिडेंट शेयर करते हैं जिसमें सबकॉन्शियस माइंड की वजह से उन्होंने अपने स्किन डिजीज को ठीक किया। 40 इयर्स पहले की बातों बताते हैं जब उनको कोई स्किन डिजीज हुई थी। वो वर्ल्ड के सबसे अच्छे डॉक्टर्स के पास भी गए जिन्होंने उनको सबसे मॉडर्न तरीके आजमाए, किसी से भी उनको कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उनका वो स्किन डिजीज बिगड़ता ही चला गया। फिर उन्होंने एक स्पिरिचुअल गुरु से कांटेक्ट किया जिन्होंने उन्हें सिखाया कि किस तरह से वो अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके अपनी स्किन डिजीज को ठीक कर सकते हैं। वो खुद को बार बार इस तरह से याद दिलाते थे कि उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है, जिसने एक छोटी सी मेन सेल से उनके सारे बॉडी पार्ट्स बनाए हैं। उन्होंने इशारा किया कि अगर उनका सबकॉन्शियस माइंड पहले एक सेल से उनकी पूरी बॉडी को बना सकता है तो वो फिर से ऐसा कर सकता है, और ये हुआ भी। उन्होंने ध्यान के जरिए अपने सबकॉन्शियस माइंड से कांटेक्ट किया और अपने स्किन डिजीज को ठीक किया। उनके स्पिरिचुअल गुरु ने अपनी घड़ी की तरफ इशारा किया। उन्होंने राइटर को बताया कि इस वॉच को देख रहे हो, इसे किसी ने बनाया था, लेकिन इसे शेप देने से पहले घड़ी बनाने वाले के दिमाग में इसका थॉट आया होगा। अगर किसी वजह से घड़ी सही काम ना करे तो इसके मेन थॉट की मदद से घड़ी बनाने वाले को वो नॉलेज मिल जाएगी जिससे वो इसे ठीक कर सकता है। राइटर समझ गया कि इस कंपैरिजन से वो राइटर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी बॉडी सबकॉन्शियस माइंड के जरिए ठीक हो सकती है। लेकिन इस काम को सही तरीके से करवाने के लिए राइटर को एक हेल्दी थॉट देना होगा, और ये हेल्दी थॉट वही रीजन बन जाएगा जिसका रिजल्ट क्योर होगा। राइटर ने एक बहुत इजी और स्ट्रेट प्रार्थना तैयार की। उन्होंने कुछ इस तरह से प्रेयर की जिसमें वो बोलते थे कि मेरी बॉडी और इसके सभी पार्ट्स मेरे सबकॉन्शियस माइंड की अनलिमिटेड बुद्धि ने बनाए। सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि उनका उपचार कैसे किया जाए। इसकी बुद्धि ने उनके सारे बॉडी पार्ट्स, टिश्यूज, मसल्स और बोन्स बनाई हैं। उनके भीतर की यह अनलिमिटेड क्योर पावर उनके एग्जिस्टेंस की हर सेल को कन्वर्ट कर रही है और उन्हें पूरा बना रही है। राइटर सबकॉन्शियस माइंड को थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं कि वो जानते हैं कि ये प्रोसेस इस टाइम हो रहा है। वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को महसूस करते हैं। जोसेफ मर्फी ने इस इजी प्रार्थना को हर दिन 2-3 बार 5 मिनट तक के लिए दोहराया। लगभग 3 महीनों के बाद में उनकी स्किन पूरी तरह से ठीक हो गई। उनका स्किन रोग गायब हो गया। उनके डॉक्टर्स भी हैरान थे, लेकिन सिर्फ राइटर जानते थे कि उन्होंने अपनी डिजीज को कैसे ठीक किया। आपकी बॉडी पर कोई चीज तब तक शो नहीं होती जब तक कि ये आपके दिमाग में नहीं आए। आपकी बॉडी पर कोई भी इंपैक्ट आने से पहले सबसे पहले ये आपके दिमाग में आता है। जब आप लगातार पॉजिटिव बातों से अपने ब्रेन को बदलते हैं तो आप अपनी बॉडी को बदल लेते हैं, और यही कंप्लीट क्योर्स का बेस है। चलिए बात करते हैं कि किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड तक अपने हेल्दी थॉट्स को पहुंचाएं। राइटर जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में एक मेथोडिस्ट पादरी से मिले। उन्होंने राइटर को बताया कि वो बुरी तरह से फैल चुके लंग्स कैंसर से कैसे निकले। उन्होंने हेल्दी थॉट्स को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाकर ये मैजिकल रिजल्ट्स पाया।
पादरी ने उस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया कि कैसे वो दिन में कई बार खुद को मेंटली और बॉडीली एकदम स्टिल कर लेते थे। अपनी बॉडी को स्टैटिक करने के लिए वो अपने हर बॉडी पार्ट का नाम लेकर बोलते थे कि लाइक मेरा फुट स्टैटिक है, मेरे हैंड स्टैटिक हैं, और इस तरह से वो अपनी बॉडी को स्टैटिक करते थे। बोलते थे कि मेरा हार्ट और मेरे लंग्स भी स्टैटिक हैं, मेरा ब्रेन स्टैटिक है, मेरा पूरा एग्जिस्टेंस एकदम स्टैटिक है। इस प्रेयर के 5 मिनट के बाद जब वो खुद को हाफ स्लीप की कंडीशन में पाते थे तो वो एक स्टेटमेंट देते थे कि गॉड की कंप्लीटनेस अब उनमें शो हो रही है और फुल हेल्दी थॉट अब उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जा रहा है। गॉड ने जो उनकी इमेज बनाई है वो एक परफेक्ट इमेज है और उनका सबकॉन्शियस माइंड गॉड की उसी परफेक्ट इमेज के अकॉर्डिंग उनके बॉडी को दोबारा से क्रिएट कर रहा है। और इस तरह से उस पादरी का इलाज हुआ और वो पूरी तरह से ठीक हो गए। जिन्होंने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया था वो उनका हेल्दी थॉट को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने का एकदम स्ट्रेट और इजी तरीका था। ऐसे ही जोसेफ मर्फी ने पैरालिसिस के पेशेंट्स को भी बताया कि किस तरह से वो इमेजिन करें कि वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, वो घूम रहे हैं, वो डेस्क को छू रहे हैं, वो अपने फोन पर किसी को रिप्लाई दे रहे हैं। तो इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड ही समझने लगता है कि आप एकदम ठीक हैं और वो आपकी बीमारी को ठीक कर सकता है। चलिए बात करते हैं चैप्टर 4 की, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से एंशिएंट टाइम में मेंटल ट्रीटमेंट किए जाते थे। पिछली बीती हुई हर सेंचुरी में, हर कॉन्टिनेंट में, हर तरह कल्चर के लोग जानते थे कि कहीं ना कहीं पर एक क्योर करने की पावर है जो इंसान की बॉडीली एबिलिटीज को दोबारा से लौटा सकती है और बीमारी को ठीक कर सकती है। वो मानते थे कि ये मिस्टीरियस पावर कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही एक्टिव की जा सकती है और इसे सही तरीके से एक्टिवेट करने पर ह्यूमन प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। सभी कंट्रीज की हिस्ट्री इस बिलीफ को कंफर्म करती है। दुनिया की इनिशियल हिस्ट्री में इंसानों को भले या बुरे के लिए सीक्रेट तरीकों से अफेक्ट करने की नॉलेज, जिसमें बीमारियों का इलाज भी शामिल था, वो प्रीस्ट और स्पिरिचुअल टीचर्स तक ही लिमिटेड था। ऐसा क्लेम किया जाता था कि गॉड ने उन्हें कुछ स्पेशल पावर्स दी हैं जिनमें क्योर करने की पावर भी शामिल थी। क्योर करने के तरीके और प्रोसेस दुनिया भर में अलग अलग थे, लेकिन आमतौर पर उसमें गॉड की प्रे करना, उनको कुछ समर्पित करना शामिल होता था। इसके अलावा अलग अलग रिलीजियस रिचुअल्स भी किए जाते थे, जैसे हाथ पर हाथ रखना और मंत्रों का यूज करना, सिंबल्स, रिंग्स और बहुत तरह की तस्वीरों का इस्तेमाल भी किया जाता था। एग्जाम्पल के लिए पुराने टाइम में प्रीस्ट रोगियों को कुछ नशीली चीजें भी खिलाते थे और उनके बेहोश हो जाने पर हिप्नोटिज्म का सुझाव देते थे। पेशेंट्स को एश्योर किया जाता था कि उन्हें नींद में भगवान दिखेंगे और उनका रोग ठीक हो जाएगा। इस तरह से बहुत से पेशेंट्स ठीक हुए थे। हीकेट के भक्तों से कहा गया कि वो राल, लोबान और गंधरस को छिपकलियों के साथ मिलाकर दूज के चांद की रोशनी में खुली हवा में कूटें। इस अजीब और मिस्टीरियस रिचुअल के बाद वे देवी से प्रार्थना करते थे और अपना बनाया हुआ काढ़ा पीकर सो जाते थे। अगर उनकी आस्था मजबूत होती थी तो उन्हें सपने में देवी नजर आती थी। हालांकि यह रिचुअल हमें अजीब, पॉसिबली बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव भी लगे, लेकिन इसके बावजूद इससे अक्सर रोग ठीक हो जाते थे। पुराने टाइम के लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड की इनक्रेडिबल पावर को यूज करने के कई कारगर तरीके खोज लिए थे जिनसे वो क्योर करते थे। हालांकि वो जानते थे कि ये तरीके कारगर थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो क्यों और कैसे कारगर थे। रिलीजियस रिचुअल्स और इस तरह के कर्म कांड लोगों की इमेजिनेशन पर डीपली इम्पैक्ट डालते थे। इसकी वजह से उनका सबकॉन्शियस माइंड क्योर के स्ट्रॉन्ग सजेशंस को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता था। सभी एजेस में ऐसा हुआ है कि जहां ज्यादातर क्योर्स फेल हो गए और पेशेंट्स ने उम्मीदें छोड़ दी, वहां इस तरह के क्योर्स को बहुत बड़ी सफलता मिली थी। यही चीज सोचने पर मजबूर करती है, दुनिया के सभी पार्ट्स में इन क्योर्स ने इलाज कैसे किए। इसका जवाब आसान है, ये क्योर इसलिए हुए क्योंकि पेशेंट के ब्लाइंड फेथ ने उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड क्योर पावर को फ्री कर दिया। इलाज करने वालों के तरीके जितने इमेजिनेटिव और स्ट्रेंज होते थे, इस बात की उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होती थी कि पेशेंट ये यकीन कर ले कि इतनी अजीब चीज डेफिनेटली पावरफुल होगी। एक्साइटेड इमोशनल कंडीशन की वजह से उनके लिए कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में हेल्दी सजेशंस को एक्सेप्ट करना इजी हो जाता था।
राइटर दुनिया की अलग अलग जगहों के बारे में बात करते हैं। उनमें से वो जापान का जिक्र करते हैं। उन्होंने बताया कि जापान में कई ऐसे धर्म स्थल मशहूर हैं और इनका मेन अट्रैक्शन है बुद्ध की कांसे की बहुत बड़ी मूर्ति जो 42 फुट ऊंची है। इसमें बुद्ध हाथ बांधे बैठे हैं और उनका सिर डीप ध्यान की मुद्रा में झुका है। यहाँ राइटर ने देखा कि यंग और मैच्योर लोग मूर्ति के पैरों पर चढ़ावा चढ़ा रहे थे। पैसे, फल, चावल और फ्रूट चढ़ाए जा रहे थे। कैंडल्स जलाई जा रही थी, अगरबत्तियां भी जलाई जा रही थी और मनौतियां मांगी जा रही थी। राइटर ने एक यंग लड़की की प्रेयर सुनी जिसने नीचे झुककर 2 फ्रूट चढ़ा दिए। वो बुद्ध को अपनी आवाज लौटाने के लिए थैंक यू बोल रही थी। उसके मन में आस्था थी कि बुद्ध उसकी आवाज लौटा देंगे बशर्ते वो सही तरीके से रिचुअल्स करे, फास्टिंग करे और चढ़ावा चढ़ाए। उसकी उम्मीद और बिलीफ स्ट्रॉन्ग थे। रिजल्ट ये हुआ कि उसका ब्रेन आस्था के सेंटर तक पहुंच गया। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके बिलीफ पर रिएक्ट करते हुए उसकी आवाज ठीक कर दी। इमेजिनेशन और ब्लाइंड फेथ की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसे इग्नोर नहीं कर सकते। राइटर अपने एक रिलेटिव का एग्जाम्पल देते हैं जो पर्थ, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। उन्हें टीबी हो गई थी और उनके लंग्स बुरी तरह से खराब हो गए थे। उनके बेटे ने अपने फादर की हेल्प करने का फैसला किया। उसने अपने फादर के घर जाकर बताया कि वो हाल ही में स्ट्रेंज पावर्स वाले एक सन्यासी से मिला है जो एक रिंग की मदद से रोगियों को ठीक करता है। जब बेटे ने यह सुना तो उसने मॉन्क को अपने फादर की बीमारी के बारे में बताया और उससे अंगूठी उधार मांगी। मॉन्क तैयार हो गया और बेटे ने अपनी इच्छा से $500 का सामान मॉन्क को भेंट कर दिया। जब बेटे ने अपने फादर को अंगूठी दिखाई तो उन्होंने उसके हाथ से वो अंगूठी छीन ली। उन्होंने अंगूठी अपने चेस्ट से लगाई, मन ही मन प्रार्थना की और सो गए। सुबह तक वे ठीक हो चुके थे। क्लिनिकल टेस्ट की रिपोर्ट्स में भी उनकी टीबी नहीं आई। इस तरह के मैजिक टाइम टू टाइम होते रहते हैं। इन मैजिक्स के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बेटे की वंडरफुल स्टोरी एकदम मनगढ़ंत थी, वो मन से बनाई गई थी। सच तो यह था कि उसने फुटपाथ से लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा उठा लिया था और सुनार के यहाँ जाकर उसे पुराने जमाने की डिजाइन वाली एक सोने की अंगूठी में जड़वा लिया था। फिर उसने अपने फादर को यह अंगूठी दे दी। पिता को कभी पता नहीं चल पाया कि उनके साथ कोई चाल चली गई थी। अगर उन्हें यह पता चल जाता तो हो सकता था कि उन्हें वो बीमारी फिर से हो जाती। बहरहाल उनकी टीबी कभी नहीं लौटी। वो टीबी से हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो गए और 15 साल बाद 89 साल की उम्र में किसी दूसरी वजह से उनकी डेथ हुई। नेक्स्ट टॉपिक है एटर्नल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। यह एक इस तरह का मान्य फैक्ट है कि क्योर की सारे प्रोसेस बहुत सरप्राइजिंगली क्योर कर सकते हैं। आप इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि यह कोई इंटरनल फैक्टर और प्रोसेस की वजह से होगा जो सब में इक्वल है। सच में ऐसा ही है। क्योर का फैक्टर सबकॉन्शियस माइंड है और क्योर की प्रोसेस आस्था है। इस बेसिक सच्चाई के बारे में गहराई से सोचें। आपके मेंटल वर्क को डिवाइड करके एक काम कॉन्शियस माइंड को और दूसरा काम सबकॉन्शियस माइंड को सौंपा गया है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सजेशन की पावर का हमेशा पालन करता है। आपकी बॉडी के सारे काम, सिचुएशंस, कंडीशन और फीलिंग्स पर आपके सबकॉन्शियस माइंड का पूरा कंट्रोल होता है। आप पक्के तौर पर जानते हैं कि सजेशन से हिप्नोटाइज्ड आदमियों में किसी भी बीमारी के लक्षण पैदा किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हिप्नोटाइज कंडीशन में दिए गए सजेशंस की नेचर के अकॉर्डिंग आदमी को बुखार हो सकता है, उसका चेहरा लाल हो सकता है या उसे कोल्ड हो सकता है। आप किसी को सजेशंस दे सकते हैं कि उसे पैरालिसिस हो गया है और वो चल नहीं सकता और देखना आप ऐसा ही होगा। अगर कोई आपको बताता है कि उसे घास से एलर्जी है तो आप हिप्नोटिज्म की कंडीशन में उसकी नाक के सामने कोई कागज का फूल या खाली ग्लास रखकर उससे कह सकते हैं कि ये कोई घास है। तो आप नोटिस करेंगे कि उसमें एलर्जी के सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे। इससे हमें पता चलता है कि बॉडी सिम्टम्स सबकॉन्शियस माइंड की वजह से पैदा हुए थे। इन सिम्टम्स का इलाज भी सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही होता है। अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट प्रोसेस जैसे ऑस्टियोपैथी, कायरोप्रैक्टिस, चीक्वांग, एक्यूपंक्चर और नेचुरोपैथी नोटेबल क्योर का क्लेम करती हैं। यही क्लेम दुनिया भर के अलग अलग रिलीजियस रिचुअल्स और कर्मकांड करते हैं। ये क्लियर है कि ये सभी क्योर सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही किए जाते हैं, जो एक ही तरीका है क्योर करने का। ध्यान दें कि सबकॉन्शियस माइंड आपकी उंगली के घाव को किस तरह भरता है।
ये जानता है कि इसे कैसे करना है। डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधकर कहता है नेचर इसे ठीक कर देगी, लेकिन नेचर और कुछ नहीं बल्कि नेचुरल रूल का दूसरा नाम है, जो सबकॉन्शियस माइंड का रूल है। सेल्फ डिफेंस की फीलिंग नेचर का फर्स्ट रूल है और सेल्फ डिफेंस सबकॉन्शियस माइंड का सबसे मेन काम है। अब बात करते हैं डाइवर्स प्रिंसिपल्स की। अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स ने क्योर के कई अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए हैं। बहुत से लोग यह क्लेम करते हैं कि उनका प्रिंसिपल ही सही है क्योंकि उनके तरीके से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसा हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यह सही नहीं हो सकता। जैसा आप जानते हैं, क्योर करने के बहुत से तरीके हैं। फ्रेंच एंटन मेस्मर एक ऑस्ट्रियन डॉक्टर थे जो पेरिस में इलाज करते थे। उन्होंने पाया कि बीमार के शरीर पर मैग्नेट लगाकर उसे मैजिकल तरीके से ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कांच और कई मेटल्स के टुकड़ों से भी इलाज करके दिखाया। बाद में उन्होंने इन सारी चीजों का यूज करना छोड़ दिया और पेशेंट के शरीर पर सिर्फ हाथ फेरकर इलाज करने लगे। उनका क्लेम था कि उनके क्योर करने का रियल सोर्स एनिमल मैग्नेटिज्म था। उनका प्रिंसिपल था कि क्योर करने वाले के हाथ से मिस्टीरियस मैग्नेटिक एनर्जी रिलीज होकर पेशेंट के शरीर में पहुंच जाती है। मेस्मर ने क्योर के इस तरीके को मेस्मरिज्म नाम दिया। आज हम इसे हिप्नोटिज्म के नाम से जानते हैं। मेस्मर की सक्सेस से जलने वाले दूसरे डॉक्टरों का क्लेम था कि सिर्फ सजेशन देकर ही उन्होंने अपने सारे क्योर किए थे। एनीवे, जब दबाव देकर पूछा गया तो डॉक्टरों को मानना पड़ा कि वो ये नहीं जानते थे कि सजेशन की पावर से इतने इनक्रेडिबल वंडरफुल रिजल्ट्स कैसे मिले। ये सारे ग्रुप्स साइकेट्रिक, ऑस्टियोपैथिक, कायरोप्रैक्टिस और हर तरह के रिलीजियस ग्रुप्स एक ही एटर्नल प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद है। हर आदमी यह दावा कर सकता है कि ट्रीटमेंट उनके प्रिंसिपल की वजह से हुआ है, लेकिन सच्चाई कोसों दूर है। सभी तरह की क्योर करने की प्रोसेस एक सर्टेन पॉजिटिव मेंटल नजरिया है, एक इंटरनल नजरिया या सोचने का तरीका है जिसे आस्था कहा जाता है। क्योर बिलीफ और उम्मीद की वजह से होता है जो सबकॉन्शियस माइंड को बहुत पावरफुल सजेशन देता है। इसी से ट्रीटमेंट करने वाले को पावर मिलती है और वो पेशेंट को रोग से फ्री कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है पैरासेल्सस के थॉट्स। फिलिपस पैरासेल्सस एक फेमस स्विस एल्केमिस्ट और डॉक्टर थे। वो अपने जमाने के फेमस ट्रीटमेंट करने वाले थे। उन्होंने एक बात कही थी जो आज साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है। उनका कहना था कि आपका फेथ सच्चा हो या झूठा, आपको रिजल्ट्स इक्वल ही मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अगर वो सेंट पीटर की मूर्ति पर उतना ही विश्वास करते हैं जितना कि वो सेंट पीटर में करते हैं तो उनको सेम रिजल्ट मिलेंगे। ये ब्लाइंड ट्रस्ट है। एनीवे, फेथ चमत्कार करता है और फेथ सच्चा हो या झूठा, ये हमेशा मैजिक करता है। पैरासेल्सस के थॉट्स को 16th सेंचुरी में इतालवी फिलोसोफर पेत्रो पेपनोजी ने दोहराया। उन्होंने लिखा था, हम आसानी से उन अद्भुत सिचुएशंस की इमेजिनेशन कर सकते हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और इमेजिनेशन से पैदा हो सकती हैं, खासकर जब ये दोनों ही चीजें पेशेंट और उसे इम्पैक्ट करने वाले के बीच में फ्लो हो। नीम हकीम और फिलोसफर्स जानते हैं कि अगर किसी मोंक की अस्थियों की जगह किसी नॉर्मल इंसान की अस्थियों को भी रख दिया जाए तब भी बीमारों को उतने ही बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलेंगे, बशर्ते उन्हें यकीन हो कि यही सच्चे सुवेनियर या स्मृति चिन्ह है। अब बात करेंगे बर्नहीम इफेक्ट की। हिप्पोलाइट बर्नहीम 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में फ्रांस के नैन्सी में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे। वे स्टार्टिंग के उन लोगों में से थे जिन्होंने ये क्लियर किया कि डॉक्टर ने पेशेंट को जो सजेशन दिए हैं वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर की वजह से रिजल्ट देते हैं। बर्नहीम ने एक आदमी की कहानी बताई जिसकी टंग को पैरालिसिस हो गया था। हर तरह का ट्रीटमेंट किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन उस आदमी के डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे एक नया टूल मिल गया है जो उसकी प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर देगा। इसके बाद डॉक्टर ने उसके मुंह के अंदर एक जेबी थर्मामीटर लगा दिया। कुछ ही पलों में वो खुशी से चिल्लाने लगा कि अब वो फिर से अपनी टंग को घुमा सकता है। बर्नहीम कहते हैं, हमारे प्रोसेस में इसी तरह के कुछ फैक्ट मिलेंगे। एक लेडी डॉक्टर के ऑफिस में आई, 4 हफ्तों से उसकी आवाज पूरी तरह चली गई थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद डॉक्टर ने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि कई बार बोलने की एबिलिटी इलेक्ट्रिक के यूज से तुरंत लौट आती है क्योंकि इससे सजेशन दिया जा सकता है। डॉक्टर ने अपना इंडक्शन एपरेटस बुलवाया। डॉक्टर ने उसके लार्निक्स मतलब एक स्वर यंत्र होता है उसको थोड़ा हिलाया और कहा, अब तुम बोल सकती हो। एक ही पल में उसने उसे ए बुलवा लिया, फिर बी और फिर मारिया।
और वो क्लियरली बोलती रही। उसकी आवाज फिर से लौट आई। यहाँ बर्नहिम फेथ की पावर और पेशेंट की आशा के बारे में बता रहे हैं, जिसने सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल सजेशंस दिए। बर्नहिम बताते हैं कि उन्होंने एक पेशेंट की पीठ पर डाक टिकट चिपकाकर उसको सजेशन दिया कि उसे तो बॉयल हो गया है, मतलब कि कोई बड़ी फुंसी, और पेशेंट ने ऐसा ही फील किया कि उसे कोई बड़ा बॉयल हो गया है। इस तरह के प्रेजेंटेशन की कंफर्मेशन दुनिया के कई हिस्सों में कई डॉक्टरों के एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस में हुई है। प्रूफ को देखते हुए डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है कि खाली ओरल सजेशंस देकर पेशेंट्स के बॉडी में कंस्ट्रक्शनल चेंजेस किए जा सकते हैं। डॉक्टर एम बुरू ने भी एक आदमी पर हिप्नोटिज्म करके इस तरह का प्रेजेंटेशन दी थी कि उसको बोला था कि आज दोपहर 4 बजे तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ, इस कुर्सी पर बैठोगे और अपनी चेस्ट पर अपने हाथों को बांध लो, इसके बाद तुम्हारी नाक से खून बहने लगेगा। दोपहर को उस आदमी ने ठीक वही किया जैसा डॉक्टर ने उसको बताया था। जब उसने अपने हाथ बांध लिए तो उसके लेफ्ट नोस्ट्रिल से खून की कुछ बूंदें टपक आई। चलिए बात करते हैं चैप्टर 5 की मॉडर्न ट्रीटमेंट्स। वो कौन सी चीज है जो ट्रीटमेंट करती है, यह ट्रीटमेंट करने वाले की पावर कहाँ रहती है और इसका हम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी का एक ही आंसर है, ट्रीटमेंट करने वाले की पावर हर आदमी के सबकॉन्शियस माइंड में रहती है और पेशेंट के बदले हुए मेंटल नजरिए से ये एक्टिव हो जाती है। किसी भी मेंटल या रिलीजियस साइंटिस्ट, ट्रीटमेंट करने वाला, साइकेट्रिक या डॉक्टर ने कभी किसी पेशेंट को ठीक नहीं किया है। एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है, भगवान उसे ठीक करता है। मेंटल पेशेंट के मेंटल ऑब्स्टिकल्स हटाकर इफेक्टिवली चेंजेस लाता है ताकि ट्रीटमेंट करने वाला प्रिंसिपल एक्टिव हो सके और पेशेंट दोबारा से हेल्दी हो सके। इसी तरह सर्जन बॉडी के ऑब्स्टिकल्स को हटाता है ताकि ट्रीटमेंट करने वाला फ्लो नॉर्मल तरीके से काम कर सके। कोई भी डॉक्टर या सर्जन या मेंटल साइंस का यूज करने वाला पूरी तरह से यह क्लेम नहीं कर सकता कि उसने पेशेंट को ठीक कर दिया। ट्रीटमेंट करने वाली पावर एक ही है, हालांकि इसे अलग अलग नामों से बोला जा सकता है, नेचर, लाइफ, गॉड, क्रिएटिव नॉलेज, लेकिन इन रियलिटी में ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर की ओर ही इंडिकेट करता है। जैसा हम पहले ही देख चुके हैं, हम खुद में मौजूद ट्रीटमेंट करने के लाइफ प्रिंसिपल के फ्लो के मेंटल, इमोशनल और बॉडीली ऑब्स्टिकल्स को कई तरीके से हटा सकते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहने वाला यह ट्रीटमेंट प्रिंसिपल आपको सभी मेंटल और बॉडीली डिजीज से मुक्त करा सकता है और करेगा, बशर्ते आप या कोई दूसरा आदमी इसे सही डायरेक्शन दे। ये ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल सभी लोगों में काम करता है, भले ही उनका रिलीजन कुछ और हो, रंग कुछ और हो या कास्ट कोई भी हो। इसका यूज करने के लिए आपको किसी विशेष रिलीजियस ग्रुप का मेंबर बनने की जरूरत नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हाथ के जले हुए या कटे हुए हिस्से को भी ठीक कर सकता है, भले ही आप नास्तिक हो। मॉडर्न मेंटल ट्रीटमेंट इस सच्चाई पर बेस्ड है कि जैसा आपका फेथ होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह की अनलिमिटेड विजडम और पावर को रिलीज करेगा। मेंटल साइंस का यूज करने वाले या पादरी बाइबल के ऑर्डर का पालन करते हैं, यानी वो अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, जिसका मतलब है कि वो अपने ब्रेन को स्टेबल कर लेते हैं, स्टैटिक कर लेते हैं और अनलिमिटेड ट्रीटमेंट पावर के बारे में सोचने लगते हैं। बाहरी थॉट्स को वो अपने अंदर आने से बंद कर लेते हैं। इसी तरह से योगी होते हैं जो जब ध्यान की मुद्रा में होते हैं तो वो अपने अंदर किसी तरह के विचार को नहीं आने देते, तभी उनका ब्रेन उन्हें सही जवाब देता है। अब बात करते हैं ब्लाइंड फेथ की। देखिए, आजकल की लाइफ में जो लोग ब्लाइंड फेथ करते हैं, किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, मैं उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। इस बुक के अंदर जिस तरह के विचार दिए गए हैं, मैं उन्हें आपके सामने बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उन्हें मानना या ना मानना ये आप पर डिपेंड करता है। जिसे लोग फेथ हीलिंग के नाम से जानते हैं, वो दरअसल किसी रिलीजियस बुक के अंदर बताया गया फेथ नहीं है, जिसका मतलब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में रिलेशन को बताना होता है। फेथ हीलर्स वो आदमी होता है जो ट्रीटमेंट में शामिल पावर्स की साइंटिफिक समझ के बिना ट्रीटमेंट करता है। हो सकता है कि ट्रीटमेंट की स्पेशल एबिलिटी का क्लेम करे और उसमें या उसकी पावर्स में पेशेंट का ब्लाइंड फेथ उसे ठीक कर दे। दुनिया के कई हिस्सों में ट्रेडिशनल हीलर अपने पेशेंट को डांस, मंत्र
और स्पिरिट्स को बुलाकर ठीक करते हैं। हो सकता है कोई आदमी किसी मॉन्क के सुवेनियर को छूकर, खास धागा बंधवाकर, अगरबत्ती या धूप जलाकर या स्पेशल जड़ी बूटियों के काढ़े को पीकर ठीक हो गया हो। जो भी चीज पेशेंट को उस तरीके या प्रोसेस में सच्चा विश्वास दिलाएगी वो ट्रीटमेंट को और ज्यादा पॉसिबल बना देगी। जो भी चीज आपको डर और चिंता से हटाकर फेथ और होप की ओर ले जाएगी वही आपका इलाज करेगी। कई लोग क्लेम करते हैं कि उनके प्रिंसिपल्स रिजल्ट देते हैं, इसलिए वो सही और सच है। जैसा हम पहले देख चुके हैं, ये सच नहीं हो सकता। ब्लाइंड फेथ किस तरह से काम करता है, इसके लिए स्विस हीलर फ्रेंच एंटन मेस्मर के बारे में सोचें, जिनका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। 1776 में उन्होंने अपने पेशेंट के बॉडी में चुंबक छूकर इलाज करने का क्लेम किया था। बाद में उन्होंने मैग्नेट छोड़कर पेशेंट से कुछ दूरी पर अपने हाथ घुमाकर ट्रीटमेंट किया। ये तरीका भी काम कर गया। इस नई टेक्निक की सक्सेस को समझाने के लिए मेस्मर ने एनिमल मैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल दिया। उनका मानना था कि यह लिक्विड वैसे तो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, लेकिन इंसान के शरीर में सबसे एक्टिव है। उनका क्लेम था कि ये मैग्नेटिक लिक्विड उनके हाथों से बीमार आदमी की बॉडी की ओर खिंचा चला जाता है और एनिमल मैग्नेटिज्म को यह रिप्लेस करके उनका ट्रीटमेंट करता है। इसके बाद हजारों लाखों लोग उनके पास आने लगे और कई वंडरफुल ट्रीटमेंट्स का क्लेम करने लगे। मेस्मर पेरिस आ गए। वहां की गवर्नमेंट ने उनके ट्रीटमेंट की जांच के लिए एक ग्रुप को बनाया। इस ग्रुप में फेमस डॉक्टर्स और अकेडमी ऑफ साइंस के मेंबर्स थे, जिनमें बेंजामिन फ्रैंकलिन भी शामिल थे। डीप इन्वेस्टिगेशन के बाद ग्रुप ने एक्सेप्ट किया कि मेस्मर ने बीमारों को सच में ठीक किया था। हालांकि यह भी कहा गया कि उनके मैग्नेटिक लिक्विड का प्रिंसिपल को प्रूव करने वाला एक भी प्रूफ नहीं है। बस ये एज्यूम किया गया कि इलाज मरीजों की इमेजिनेशन की वजह से हुआ था। इसके ठीक बाद मेस्मर को निकाल दिया गया। 1815 में उनकी डेथ हो गई। उसके कुछ टाइम बाद इंग्लैंड में मैनचेस्टर के डॉक्टर जेम्स ब्रैड ने यह प्रूव करने का बीड़ा उठाया कि मैग्नेटिक लिक्विड का डॉक्टर मेस्मर के ट्रीटमेंट से कोई लेना देना नहीं था। डॉक्टर ब्रैड ने पाया कि पेशेंट को हिप्नोटाइज करके उसको नींद में भेज सकते थे। पेशेंट को नींद में रहते हुए वो कई सारे इनक्रेडिबल रिजल्ट्स पैदा करने में सफल हुए, जिनका क्रेडिट मेस्मर ने एनिमल मैग्नेटिज्म को दिया था। आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे ट्रीटमेंट नो डाउट पेशेंट की एक्टिव इमेजिनेशन और सबकॉन्शियस माइंड को दिए गए हेल्दी थॉट्स की वजह से ही पॉसिबल हुए थे। इसे ब्लाइंड फेथ कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ना तो पेशेंट और ना ही हीलर को यह समझ थी कि ये ट्रीटमेंट कैसे हुए। एक बार एक आदमी ने राइटर को एक बात बताई कि ऐसा कैसे हो गया कि एक पादरी ने उसे ठीक कर दिया। जब पादरी ने बताया कि रोग जैसी कोई चीज नहीं होती है और इसका कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं होता है, तो उस आदमी ने उसके एक भी वर्ड पर ट्रस्ट नहीं किया। उस आदमी को लगा कि वो पादरी उसका डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो आदमी ठीक हो गया। यही क्वेश्चन वो राइटर से पूछ रहा था। जैसा उस आदमी के बारे में बताया गया, इसका क्लैरिफिकेशन बहुत आसान है। वो पादरी के पीसफुल वर्ड से ही शांत हो गया। फिर पादरी ने उसे कुछ टाइम के लिए पूरी तरह से इनएक्टिव सिचुएशन में जाने, कुछ ना बोलने या सोचने की एडवाइस दी। पादरी भी एकदम इनएक्टिव बन गया। उन्होंने आधे घंटे तक ध्यान किया और धीरे धीरे लगातार इस तरह से ध्यान करने से वो आदमी क्योर हो गया। मान ले आप लॉस एंजलिस में रहते हैं और आपको एक खबर मिलती है कि आपकी माँ न्यूयॉर्क सिटी में बहुत बीमार है। आपकी पहली इच्छा तो यह होती है कि आप घर परिवार और नौकरी छोड़कर उनके पास पहुंच जाएं। लेकिन अगर यह पॉसिबल ना हो तो क्या आप अपनी माँ के ठीक होने के प्रोसेस में अपने फेथ की पावर का यूज नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है, भले ही आप अपनी बॉडी के साथ अपनी माँ के सामने मौजूद ना हो, लेकिन आपकी प्रेयर्स उन तक जरूर पहुंच सकती हैं। गॉड सबके अंदर रहते हैं। क्रिएटिव ब्रेन एक ही है। माइंड का क्रिएटिव रूल आपको बेनिफिट पहुंचाता है। आपको तो बस अपने मन में हेल्दी और हार्मनी का इंटरनल फील भरना है। इसका प्रोसेस अपने आप होता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड का यह इंटरनल फील आपकी माँ के सबकॉन्शियस माइंड पर काम करता है। लॉस एंजलिस की एक महिला को पता चला कि न्यूयॉर्क में रहने वाली उसकी माँ को कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो गया है। वो अपनी माँ के पास नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने प्रार्थना की।
उसने दिन में कई बार प्रेयर्स की। कुछ दिन बाद उसकी माँ की हालत में सुधार हुआ। तो यहाँ पर द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक की समरी का पार्ट 2 खत्म होता है। जल्दी ही हम पार्ट 3 लेकर आएंगे। आपको बुक समरीज कैसी लग रही हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप स्टोरीज पर नए हैं और अभी तक आपने स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकें। जाते जाते आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़े जाता हूं। हमने बुक की समरी में बीच में बर्नहिम इफेक्ट की बात की थी। आपको बताना है बर्नहिम का पूरा नाम क्या था। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए आपका क्या आंसर है। अब लेते हैं हम आपसे विदा, फिर मिलेंगे नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।